हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने प्यारे सेशन में। अगर आप चाहे एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की, या हम बात करें आरएसएम एसएसबी जेई की, या व्यापम सब इंजीनियर की, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशंस आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट सेशन निकल कर आएंगे। और आप सभी को होली के फेस्टिवल की, रंगों के फेस्टिवल की बहुत 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 शुभकामनाएं पूरे टेक्स्ट बुक फैमिली की तरफ से। ठीक है, सो यहां पर स्टार्ट करेंगे सेशंस को विदाउट एनी डिले। सबसे पहले बता दीजिएगा, ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन है? बिल्कुल फाइन है सर। ऑडिबिलिटी एंड आप जो विजिबिलिटी है बिल्कुल फाइन है, और हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूं, त्योहार आते हैं, त्योहार में ऐसा नहीं 2 से 3 दिन आप आउट ऑफ द जोन हो जाएं, उसके बाद फिर वापस से शुरू करने में फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो ये मत करना। एटलीस्ट ये जो क्लासेस हैं 1 घंटे डेली, कम से कम तो 1 घंटे डेली तो दिन भर में कभी भी आप निकाल ही लेना कि आपको ये काम करना ही है। कम से कम इस प्रैक्टिस सेशंस को कंटिन्यू बना के रखना है, और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए ही आगे बढ़ना है। सो बिल्कुल कोई भी सेशन को मिस नहीं करेगा। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग नए हैं वो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे ही वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल निकल करके आएगा। सो फटाफट से स्टार्ट करेंगे सेशन को विदाउट एनी डिले। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है दोस्तों, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या होगा। सो अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ रेलवे गेजेस। रेलवे गेजेस, अगर रेलवे गेज की बात करें तो रेलवे के जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट के बीच का दो रेल के इंटरनल पार्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेलवे गेज कहा जाता है। अगर मैं ब्रॉड गेज की बात करता हूं, सो ब्रॉड गेज के लिए ये वैल्यू कितना होता है, जल्दी फटाफट बताओ। हम बात करें 1.676 मीटर निकल करके आता है। कितना? 1.676 मीटर निकल करके आएगा। अगर हमने बात किया मीटर गेज, मीटर गेज के लिए 1 मीटर होता है। नैरो गेज के लिए 0.762 हम बात करें, 0.762 हम बात करते हैं मीटर निकल करके आता है। और अगर लाइट गेज या हम फेडर गेज की बात करते हैं, तो फेडर गेज, लाइट गेज भी निकल करके आता है। तो कितना? 0.670 हम बात करते हैं, यहां पर वैल्यू निकल करके आ रही होती है। इसके साथ साथ एक होता है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज की वैल्यू कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, स्टैंडर्ड गेज की वैल्यू कितना होता है? 1.435 मीटर जो निकल करके आता है वो हमारा स्टैंडर्ड गेज कहा जाता है। सो अब इनको क्या करना है हमें? देखो क्वेश्चन क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। सो इंक्रीजिंग सबसे बड़ा कौन सा होगा? ब्रॉड गेज, और ब्रॉड गेज यहां नहीं दिया गया तो ये आंसर नहीं होगा। अगर नैरो गेज की बात करें ये नहीं होगा। हम बात करें ब्रॉड गेज, ये आंसर हो सकता है, मीटर गेज यहां पर आंसर नहीं होगा। तो सबसे लास्ट वाले पॉइंट को देखेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लाइट गेज, नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज जो हमारा करेक्ट आंसर है वो यहां पर निकल करके आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। भैया इस क्वेश्चन में काफी सारे कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, काफी सारे बच्चों को बार बार मैं बता चुका हूं, लेकिन बार बार यहां पर डाउट हो रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दो कमेंट सेक्शन में। अगर बोल रहा है रेडी मिक्स प्लांट और सेंट्रल मिक्स प्लांट की बात कर रहे हैं, सो किस तरीके से डिफर होते हैं? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देखो, अगर रेडी मिक्स प्लांट की बात करें और सेंट्रल मिक्स प्लांट की बात करें, सो एक जगह ड्राई प्लांट है, एक जगह वेट प्लांट है, एक जगह ड्राई प्लांट है, एक जगह वेट प्लांट है, लेकिन दोनों ही अगर हम साइड से दूर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं साइड से दूर, तो ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। सेटिंग टाइम, अगर हम बात करें वाटर जब हम मिलाएंगे और वाटर मिलाने के बाद जब हम सेटिंग टाइम चेक करेंगे, सो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, तो सेटिंग टाइम भी यहां पर नहीं होगा। प्रॉपर्टीज में ज्यादा, गुण धर्म में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, गुण धर्म में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें तो स्लंप वैल्यू अगर हम डिफरेंट तरीके से चेंज हो सकती है। सो एक तो कई जगह पे प्रॉपर्टीज आंसर दिया गया और कई जगह पे वाटर एडिशन, क्योंकि एक ड्राई है और एक है सेंट्रल मिक्स, तो कई जगह पे प्रॉपर्टीज आपको आंसर मिलता है और कई जगह पे मिलता है वाटर। बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो वाटर एडिशन यहां पर आंसर होना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो वाटर, क्योंकि प्रॉपर्टी भी सेम रखी जा सकती है। जैसे कि हम बात करें, एक पाउडर लाए हैं, पाउडर में फिर हमने पानी मिला दिया है, तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। और एक पाउडर में हम क्या कर रहे हैं, वही पाउडर में अगर हम प्लांट में भी पानी मिला देंगे, प्लांट के अंदर पानी मिला देंगे, तब भी इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए वहां पर वाटर एडिशन निकल करके आना चाहिए। सो फोर्थ नंबर आंसर यहां पर राइट हो जाएगा, जबकि यहां थर्ड दिया है तो थोड़ा सा चेक करना। यहां पर फोर्थ नंबर आंसर जो होगा वो हमारा बेटर आंसर निकल करके आएगा। सो आई नो कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए प्रॉपरली हमने इसको डिफाइन कर लिया है कि क्या होगा। तो सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 निकल करके आएगा। थर्ड नंबर का आंसर बताइए फटाफट से, थर्ड नंबर का आंसर बता दीजिएगा फटाफट से, क्या होगा थर्ड नंबर का आंसर? क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट?
स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर आइडेंटिकल व्हेन द, अगर हम बात करें स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन तीनों आइडेंटिकल होंगे। होते क्या है, स्ट्रीमलाइन जिन लाइन के अलोंग फ्लो होगा वो स्ट्रीम, जस्ट लाइक एन, जैसे हम बचपन में क्या स्कूल रहता था, प्रेयर्स होती थी, प्रेयर्स के बाद हम अपनी क्लासेस में जाते थे, तो हर जो दो लाइंस होती थी वो पैरेलली चलती थी, तो हर कोई अपने पाथ में जा रहा होता था, सो अपने एक दूसरे के लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करते थे, सो दैट इज स्ट्रीमलाइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, पाथ लाइन एक एक पार्टिकल का जो पाथ देखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पाथ लाइन होगा। और स्ट्रीक लाइन क्या होगा, एक सोर्स है, मान लो अगरबत्ती लगा दी है, ये सोर्स है, अब यहां से पार्टिकल जा रहे हैं, कोई इस तरीके से, कोई पार्टिकल जो स्मोक का पार्टिकल कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, तो वो हमारा स्ट्रीक लाइन कहा जाएगा। सो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन की बात कर रहे हैं, तीनों आइडेंटिकल हो सकते हैं। किस केस में तीनों आइडेंटिकल होंगे, सो तीनों आइडेंटिकल हो सकते हैं केवल और केवल हम बात करते हैं जब फ्लो हमारा स्टडी फ्लो निकल करके आ रहा होता है। फ्लो क्या होता है, स्टडी, मतलब टाइम के साथ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन स्पेस के साथ अगर हम चेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोल रहे होते हैं। स्पेस के साथ चेंजेस नहीं होता है तो हम बात करें यूनिफॉर्म बोल रहे होते हैं, बट अलग अलग टाइम पे तो डिफरेंट हो सकता है, सो यहां पर नहीं होगा। अगर वेलोसिटी डू नॉट चेंज विद, तो देखो यही वही टाइम दिया है, वो स्टडी की डेफिनेशन हम बात करते हैं यहाँ पे, केवल फ्लो वेलोसिटी बोल दिया एक पैरामीटर, बट बाकी सारे पैरामीटर भी चेक करने पड़ेंगे, इसलिए बेटर आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। फ्लो इज नीदर स्टडी नॉर यूनिफॉर्म, तो ये भी हमारा कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो निकल करके आएगा वो हमारा सही आंसर निकल करके आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट मत बोलो ज्यादा। चलो तो फोर्थ नंबर का आंसर दो फटाफट से, फटाफट फोर्थ नंबर का आंसर दीजिएगा। सो कंपनसेटिंग एरर इन चेनिंग आर, ओए होए होए, कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है, वो एरर जो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दैट इज डिफाइंड एज द कंपनसेटिंग एरर, और इसी को हम रैंडम एरर या एक्सीडेंटल एरर भी कई बार बोल दे रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर देखा जाए कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द लाइन के, नहीं, हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल करके नहीं आता है। दूसरा, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन के प्रोपोर्शनल होता है, सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया है। सो हम बात करेंगे यहाँ पर ये गलत हो गया है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन ये भी गलत हो गया है। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और देखिएगा एक्सीडेंटल और रैंडम एरर के लिए ही हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ एरर जो हम बात करते हैं चैप्टर पढ़ते हैं वो यहाँ पर अप्लाइड होता है, केवल और केवल किसके केस में, हम बात करते हैं यहाँ पर किसके केस में होता है, हम बात करें कंपनसेटिंग या एक्सीडेंटल या रैंडम एरर के केस में निकल करके आ रहा होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिंगली रेनफोर्स बीम। अब भैया सिंगली रेनफोर्स बीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्स बीम का मतलब क्या हुआ, वो बीम जिसमें एक ही साइड पर हमने स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, बाकी सेक्शंस पूरा है और नीचे साइड पर हमने क्या किया है, हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। सो सिंगली रेनफोर्स बीम उसको कहा जाएगा। सिंगली रेनफोर्स बीम के केस में क्या पूछ रहा है, सिंगली रेनफोर्स बीम के केस में पूछ रहा है कंप्रेशन इज बोर्न एंटायरली बाय कंक्रीट। मे बी ये ऑप्शन सही हो सकता है, बट क्या तुम्हें नहीं लगता कि बाकी ऑप्शन भी पढ़ लें, क्योंकि अगर देखा जाए कंप्रेशन इंटायरली बाय कंक्रीट बोल रहा है, सही है, बट कंप्रेशन कई बार टेंशन भी ले सकता है या नहीं। अगर हम बात कहें कंक्रीट हमें कई बार अगर थोड़ा बहुत टेंशन पार्ट भी लेता है या नहीं, हाँ मानते हैं पूरा का पूरा हम बात करते हैं, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होती है टेंशन में, उसको इग्नोर करते हैं, जब अजम्पशन लिखते हैं तब ये बात बोलते हैं। ठीक है, चलो, स्टील पजेसेस इनिशियल स्ट्रेसेस व्हेन एम्बेडेड इन द कंक्रीट, गलत बात है। स्टील जो होता है इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, स्ट्रेस्ड नहीं होता है, बिल्कुल अनस्ट्रेस्ड निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा यहां पर क्या होगा, प्लेन सेक्शन ट्रांसफर टू द सेंटर लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट निकल करके आएगा। तो नन ऑफ द अबव पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि तीसरा वाला सही हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 10। और ये स्ट्रेस के केस में होगा, स्ट्रेन के केस में होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना। तो जब हम स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं वो क्या होता है, लीनियर निकल करके आता है। स्ट्रेस कैसा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोला और नीचे रेक्टेंगुलर, यही होता है क्या, यस और नो कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। अगर नहीं होता है तो क्या सही होता है वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना सभी लोग, वो भी क्या करना, कमेंट सेक्शन में सभी लोग मुझे क्या करना, बता देना। ठीक है, सो फिफ्थ नंबर का आंसर क्या आया, फिफ्थ नंबर का जो ऑप्शन निकल करके आया है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? 6 नंबर का आंसर बताओ क्या होगा? 6 नंबर का आंसर जल्दी फटाफट से बताओ। अ क्यूब ऑफ डायमेंशंस 2 मीटर इज फ्लोटिंग इन अ वाटर विद अ इमर्जिंग। बहुत प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन है गाइस, बहुत प्यारा। हम बात करते हैं अल्टीमेट क्वेश्चन निकल करके आता है। फटाफट से इसका आंसर दो क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर दो क्या होगा? ठीक है, तो क्या बोल रहा है? क्यूब है जिसका डायमेंशन है 2 मीटर। अगर क्यूब बना दिया है जिसका डायमेंशन मैंने क्या बोल दिया है? 2 मीटर बोल दिया। ये डायमेंशन बना दिया, क्यूब बना दिया है। ठीक है, अब ये इसके बारे में पूछ रहा है कि ये 1 मीटर क्या है? डूबा हुआ है। 1 मीटर की डेप्थ तक क्या हुआ है? डूबा हुआ है। ये 1 मीटर की डेप्थ तक क्या हो गया है? डूब गया है। ये 1 मीटर की डेप्थ तक हमारा क्या हो गया? डूब गया है। और इसका हर एक डायमेंशन कितना है? हर एक डायमेंशन 2 मीटर निकल के आया है। चाहे विड्थ की बात कर लो, लेंथ की बात कर लो, या फिर डेप्थ की बात कर लो। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसका डूबा हुआ है। तो पूछ रहा है भैया बताओ कि द वाटर विद द इमर्जिंग डेप्थ ऑफ 1 मीटर व्हाट इज द वेट ऑफ द किलोन्यूटन क्यूब। अगर क्यूब का वेट देखना है, सुनो, नीचे की साइड पे लगेगा इसका वेट और नीचे से लगेगा बॉयंसी फोर्स, लगेगा या नहीं? अगर हम बात करेंगे सो वेट इज इक्वल टू क्या होगा? बॉयंसी फोर्स के बराबर। और बॉयंसी फोर्स क्या होगा? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू क्या होगा? यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? इसका वेट निकालना है। सो वेट इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। सो अगर डिस्प्लेस वॉल्यूम देखे तो कितना हो जाएगा? डिस्प्लेस वॉल्यूम 2 × 2 क्या हो गया? सरफेस एरिया। 2 × 2 सरफेस एरिया डिवाइड, और हमारे डेप्थ कितनी हो गई? ये 1 मीटर की। तो ये वॉल्यूम हो गया डिस्प्लेस वॉल्यूम इनटू हमारा 10 इज इक्वल टू कितना? वेट निकल करके आएगा। तो वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम बात करेंगे 40 किलो न्यूटन, हम बात करते हैं निकल करके आ जाएगा। कितना? 40 किलो न्यूटन हमारा वेट निकल करके आएगा। तो हमारा सिंपली बॉयंसी प्रिंसिपल पर ये हमारा एक स्टेटमेंट बन जाएगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होगा? वो सेक्शन जिसमें कंक्रीट जो स्टील है पहले यील्ड पॉइंट पे पहुंचता है, और जहां पर हमारे कंक्रीट पहले फेल होगा उसको क्या बोलेंगे? ओवर रेनफोर्स बोला जाएगा। इनका जो लिमिटिंग डेप्थ है बैलेंस सेक्शन के कंपैरिजन में देखा जाए तो बैलेंस सेक्शन के कंपैरिजन में इनका जो न्यूट्रल डेप्थ होता है, न्यूट्रल एक्सिस होती है, वो किस डेप्थ पर होती है? कमेंट सेक्शन बताओ किसके लिए ज्यादा और किसके लिए कम निकल करके आएगा? किसके लिए ज्यादा और किसके लिए कम निकल करके आएगा? अंडर रेनफोर्स सेक्शन में अगर देखें तो बैलेंस सेक्शन से ज्यादा होगी या कम होगी? उसी तरीके से हमें ओवर रेनफोर्समेंट में बताइएगा किस तरीके से निकल करके आ रही होती है। सो 5th नंबर की बात करें या 6th नंबर की बात करें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। 7th नंबर का आंसर बताओ फटाफट में। A spherical particle of diameter 0.4 meter is falling in water with a velocity of 0.4 meter per second. कितना? 0.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। कितना साइज है? 0.4 mm का है। भैया पूछ रहा है रेनॉल्ड्स नंबर बताइए इसके लिए अगर डायनामिक विस्कोसिटी हमने दे दी है। रेनॉल्ड्स नंबर बताइए इसके लिए अगर डायनामिक विस्कोसिटी मेंशन कर दी है। सो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू होता है रो वी डी अपॉन म्यू निकल करके आएगा। रो यानी किसमें हो रहा है? अब यहां पर रो नहीं दिया है, लेकिन तुम्हें पता है जो यहां पर है वो क्या है? वाटर है, फॉलिंग इन द वाटर। अगर फॉलिंग इन द वाटर है तो डेंसिटी किसका लगाओगे? डेंसिटी फ्लूइड का लगाते हैं। फ्लूइड का डेंसिटी यहां पर कितना होगा? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वी की वैल्यू कितना है? 0.4 मीटर पर सेकेंड, और ये होगा 0.4 इंटू हम बात करते हैं कितना? 0.4 इंटू 10⁻³ कई लोग यहां पर गलती कर सकते हैं, मीटर में लगाना है क्योंकि सारे यूनिट्स किसमें है? एमकेएस में है। ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू की बात करेंगे कितना? 8.9 इंटू 10⁻⁴ निकल करके आएगा। ये रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेनॉल्ड्स नंबर। जब तुम इस वैल्यू को सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेट 179.9 के समथिंग आएगा। कितना? यही आ रहा है 179। सो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी कितना? 180 के आसपास। तो 180 के आसपास आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। और अगर ये फ्लूइड में फॉल हो रहा है, कौन सा लॉ वैलिड होगा? स्टोक्स लॉ। अगर स्टोक्स लॉ वैलिड होगा सो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइएगा क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। G-1 गामा W d² अपॉन 18 म्यू निकल करके आएगा। मतलब पार्टिकल साइज बढ़ेगा, पार्टिकल साइज बढ़ता है तो सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ जाती है, जल्दी सेटल हो जाएगा। ठीक है, चलो 7th नंबर का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हुआ। चलो 8th नंबर का आंसर बताओ फटाफट से। फटाफट से 8th नंबर का आंसर बताओ जल्दी से मुझे। अगर 8th नंबर पूछ रहा है, ठीक है, तो 8th नंबर पूछ रहा है तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मैक्सिमम अलाउएबल शेयर स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। अगर बार को सब्जेक्टेड किया गया है टेंसाइल फोर्स पर 5000 किलोग्राम फोर्स लगा करके, एंड इफ द सेक्शन इज स्क्वायर शेप,
व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा। बेसिकली ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन इसी तरीके से दिए गए थे, तो बताइएगा मुझे आंसर क्या होगा। लेट्स से अगर मुझे निकालना है मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस इन द दिस वन, ये है बार इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल फोर्स ऑफ 5000 किलोग्राम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं द सेक्शन इज स्क्वायर शेप, तो देखो अगर हमने बात किया है स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होगा सिंपली, या नहीं, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कितना दिया होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, फोर्स कितना दिया है 5000। लेट्स से स्क्वायर शेप है तो उसका साइड ए मान लेंगे, तो ये स्क्वायर निकल करके आएगा। और ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 50 निकल करके आएगा, जो कि 7.07 के अकॉर्डिंग निकल करके आना चाहिए सेंटीमीटर में, 7.07। बट यहां पर अगर देखें तो क्लोज ऑप्शन यहां पर निकल करके आएगा, जो कि 5 सेंटीमीटर आपका आंसर दे रहा है। कितना, 5 सेंटीमीटर की बात करेंगे, आपका आंसर यहां पर निकल करके आ रहा है। सो यहां पर इस तरीके से आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां पर देखो, यहां पर मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस दे रखा है, एवरेज स्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो वहां से भी हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एवरेज स्ट्रेस दिया होता तो फिर हम रिलेशनशिप लगा करके वहां से सही वैल्यू निकालते। बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कुछ इसी तरीके से पूछा गया था। सो यहाँ पर नियर बाई ऑप्शंस में आपको आंसर देना पड़ेगा, सो दैट इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो 8th नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 2 निकल करके आया। 9th का आंसर बताइए फटाफट से, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वैभव सर सुपर कोचिंग, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और इस टेलीग्राम चैनल पर सैटरडे तो हम रूबरू होते ही हैं, और साथ ही साथ आपका डाउट डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर भी मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं और टाइमली रिप्लाई करता रहता हूं। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में जो बात करूंगा वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इसमें डेली क्विज होता है शाम को 7 बजे, वो क्विज आपके लिए बहुत इफेक्टिव निकल करके आएगा, सो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा किस तरीके से एनरोल करना है। So calculate the ratio of radius of the relative stiffness of concrete pavement in the if the ratio of their thickness is this one. सबसे पहले फॉर्मूला निकालो किसका, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, तो वो क्या होता है L इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है EHQ अपॉन, हम बात करते हैं 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर निकल करके आया, जहां पर पावर कितनी होती है 1/4। सो सिंपली L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पावर 3/4 निकल करके आया। सो L1 बाई L2 की वैल्यू निकालने का है, वो कितना होगा H1 बाई H2 की पावर 3/4। और अगर मैंने H1 बाई H2 की H1 बाई H2 की बात की, सो इनके रिलेटिव थिकनेस का जो क्या है रेशियो निकल करके आ रहा है, वो कितना है 1.5 की पावर 3/4 निकल करके आ रहा है। अबे यार अगर इस वैल्यू को मैंने सॉल्व किया तो कितना 1.355 के वैल्यू निकल करके आएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस किन किन बातों पर डिपेंड करती है। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस जो होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा होता है। तो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस क्या होगा, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, एच थिकनेस पे डिपेंड करेगी, के जो होता है वो क्या होता है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, और इसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और म्यू क्या होता है पॉइजन रेशियो होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें के की वैल्यू निकालते तो पी बाई डेल्टा, जहां डेल्टा स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन लिया था वो कितना लिया जाता है, अगर हम बात करें 0.125 सेंटीमीटर या 1.25 सेंटीमीटर। और स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट जो यूज करते हैं वो कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट जो यूज करते हैं वो कितना 75 सेंटीमीटर, जो हम बात करते हैं साइज का प्लेट यहां पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूंगा, अगर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन K1 दिया गया है जहां पर प्लेट साइज A1 यूज किया गया है, सो A2 प्लेट साइज के लिए कितना होगा, तो सिंपली K1 A1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है K2 A2 निकल करके आ रहा होता है। K1 A1 इज इक्वल टू कितना होता है K2 A2 निकल करके आ रहा होता है। सो ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सो हाईवे इंजीनियरिंग का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर क्विक वे में हमने रिवाइज कर लिया है। अगर रिजिड प्लेट होगी और फ्लेक्सिबल प्लेट होगी तो दोनों केस में डिफ्लेक्शन अलग अलग होते हैं। उन दोनों फॉर्मूले को जल्दी से यहां पर लिख के बता दो कि क्या होने वाले हैं, अपने आप रिवाइज करो, नहीं है कॉपी खोलो तुरंत या फिर मेरे से टेलीग्राम पे डिस्कशन करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में डिस्कशन हो, बट ये याद होना चाहिए, रैंडमली दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए। यही होता है रिवीजन का तरीका। ये नहीं कि जब मैं उसी टॉपिक को खोल के बैठूं तभी मुझे याद आना चाहिए, नहीं, किसी भी समय हमारे दिमाग में होना चाहिए, यही रिवीजन का तरीका है, बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलो तो 9th नंबर का आंसर क्या होगा हमारा, ये निकल करके आएगा। 10th का आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है।
10th का आंसर बता दो मुझे क्या होगा, 10th नंबर का आंसर बता दो फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगर हम फाइबर रेनफोर्स की बात करते हैं, कंक्रीट की बात करते हैं, इफ द फाइबर्स आर नॉट डिस्पर्स्ड, अगर हम डिस्पर्स प्रॉपरली, द रिजल्टिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज। अगर हम बात करें फाइबर्स नॉट डिस्पर्स, अगर हम बात करें प्रॉपरली, तो रिजल्टिंग प्रॉब्लम क्या कही जाएगी, रिजल्टिंग प्रॉब्लम कहा जाता है बॉलिंग। अगर हम बात करें रिजल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहता है, बॉलिंग। अगर सेग्रीगेशन की बात करें तो यहां पर कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो सेग्रीगेट हो रहे होते हैं। कौन होता है, कोर्स एग्रीगेट सेग्रीगेट होते होते हैं, तो वहां सेग्रीगेशन आएगा। ठीक है, कंजेशन अलग होता है, जम जाना। ठीक है, और स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग अलग होता है सरफेस का, सरफेस पर जो क्रैक्स अलग अलग पार्टिकल हो जाना, रफ सरफेस दे देना, स्मूथ की जगह कैसे रफ सरफेस दे देना, पार्टिकल अलग अलग हो गए, वहां पर क्या होगा, स्पेलिंग निकल करके आता है। ठीक है, सो 10th की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। 10th के बाद 11th नंबर का आंसर दो मुझे फटाफट से, 11th नंबर का आंसर दीजिएगा फटाफट से। अकॉर्डिंग टू द वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, द स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल प्लास्टिक कंक्रीट इज, द स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल प्लास्टिक कंक्रीट इज, वर्केबल प्लास्टिक कंक्रीट, क्या बोला, प्लास्टिक कंक्रीट के रिगार्डिंग बताओ कौन सा सही है। कितनी बार समझाया है, कितनी बार बताया है, जब भी हम बात करते हैं वर्केबिलिटी और वाटर सीमेंट का रिलेशनशिप देखेंगे तो क्या देखेंगे, अब्राहम्स लॉ। और अब्राहम्स लॉ क्या बोलता है, ये हमारा अब्राहम्स लॉ होता है। अगर देखें तो वाटर सीमेंट रेशियो हम बात करेंगे और वर्केबिलिटी हम बात करेंगे, यहां पर निकल के आएगा। तो जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा वर्केबिलिटी क्या होती जाती है, कम। और ये जो कर्व है क्या लीनियर कर्व बनाया है, नहीं, लीनियर कर्व निकल करके नहीं आएगा, कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व निकल करके आ रहा है। कैसा, पैराबोलिक कर्व निकल करके आ रहा है। सो पैराबोलिक कर्व निकल करके आ रहा है। सो भैया देखो, अकॉर्डिंग टू द वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, द स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल प्लास्टिक कंक्रीट जो निकल करके आएगा, पहला तो ये लीनियरली बोल रहा है, हटा दो इसको रे, हट गया। अब बदला है क्या, पैराबोलिक, डिक्रीज पैराबोलिकली विद डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, पैराबोलिकली तो सही है बट स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, तीसरा, इंक्रीज लीनियरली विद द डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, लीनियरली अगेन ये वाला ऑप्शन हमारा रिमूव हो गया है। तो अगर लीनियरली देख लेते तो 50-50 लाइफलाइन तो मिल जाती है ना, 50-50 लाइफलाइन तो क्या होती, तुम्हें मिल जाती। बहुत बढ़िया। सो इंक्रीज पैराबोलिकली विथ द डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, ये क्या हो गया, कतई जहर, यही आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। समझे लल्ला और लल्ली, बिल्कुल। तो हम बात करेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो सही विकल्प निकल करके आएगा। सो 11th नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 11th की बात, 12th नंबर का आंसर दे दो फटाफट से, 12th नंबर का आंसर दे दीजिए फटाफट से। द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ इंटरमिटेंट फ्लैट वेल्ड इन नो केस बी मोर देन, डायरेक्टली कोडल प्रोविजन है। अगर कोडल प्रोविजन की बात करें तो क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ इंटरमिटेंट फ्लैट बेल्ट इन नो केस बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम बात करते हैं 200 mm से ज्यादा निकल करके नहीं आना चाहिए, 200 mm से ज्यादा निकल करके नहीं आना चाहिए। तो 12th की बात करेंगे 200 mm। अब इसके लिए रिगार्डिंग देखो, एज पर IAS 800 2007 क्लॉज नंबर कौन सा बोलता है, 10.5.5.2। अगर ये बोलता है क्या, द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ इंटरमिटेंट फ्लैट बेल्ट shall not exceed 12 or 16 times the thickness of the thinner plate joint for a compression or tension joint। compression के लिए 12, हम अगर टेंशन के लिए 16 times of t respectively and in no case be more than 200 mm। किसी भी केस में हम बात करते हैं 200 mm से ज्यादा निकल करके नहीं आना चाहिए, 200 mm से ज्यादा निकल करके नहीं आना चाहिए। सो 12th नंबर के लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 निकल करके आ जाएगा। चलो 13 नंबर की बात करेंगे फटाफट से, 13 नंबर की बात करेंगे फटाफट से, जल्दी आंसर दे दो यहां पर। 13 नंबर का आंसर क्या होगा, बोला द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज गिवन बाय 0.58। व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल का पोरोसिटी क्या होगा। सो वॉइड रेशियो होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पोरोसिटी होता है क्या, पोरोसिटी होता है सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब इन दोनों का रिलेशनशिप निकालो तो क्या हम VV इज इक्वल टू, हम बात करेंगे VV प्लस VS लिखा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। VS से डिवाइड कर दो, थोड़ा सा VS से डिवाइड कर दोगे यहां पर और यहां पर, तो ये कितना बनेगा, E अपॉन 1 प्लस E निकल करके आएगा यानी 1 प्लस E। सो N इज इक्वल टू क्या हो गया है, E अपॉन 1 प्लस E निकल करके आ जाएगा, और इसी में वैल्यू रख दो। सो कितना आएगा, E की वैल्यू 0 पॉइंट हम बात करते हैं 58 अपॉन
1 प्लस 0.58 निकल करके आएगा। सो मुझे बता दो यार एक बार कैलकुलेट करके इसका आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर देखा जाए तो 0.367 निकल करके आ रहा होगा। कितना? 0.367 निकल के आता। अगर यही पोरोसिटी होती और वॉइड रेशियो निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता? ये पोरोसिटी होती, वॉइड रेशियो निकालना तो फॉर्मूला क्या होता? सो हम बात करें E इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, यहां पर हमारा फॉर्मूला निकल करके आता। E इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन जो है वो हमारा फॉर्मूला निकल के आता। अच्छा, E की वैल्यू कितनी हो सकती है? सो ध्यान रखना, E की वैल्यू क्या कभी जीरो हो सकती है? अगर देखा जाए तो E की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। हमेशा क्या रहेगी? जीरो से ज्यादा होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वॉइड रेशियो देखे, पोरोसिटी देखा जाए तो पोरोसिटी 0 से लेकर के 1 के बीच में ही निकल करके आएगा ना, 1 से ज्यादा नहीं होगा। ये 1 से ज्यादा जनरली नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करें 0 से लेकर के 1 के बीच में निकल करके आए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर देखें तो ई और एन में स्टेबल पैरामीटर कौन सा है? ई। क्यों? क्योंकि हमने सॉलिड के रिस्पेक्ट में यहां पर निकाल रहे हैं वैल्यू, इसलिए हमारा स्टेबल पैरामीटर कहा जाएगा। 13 नंबर सॉरी गाइस, 14 नंबर का आंसर दो फटाफट से। 14 नंबर का आंसर दीजिएगा फटाफट से। एस पर आईएस कोड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ फॉर हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार इज। हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, अगर हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार की बात करते हैं तो कितना निकल करके आएगा? सो हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के केस में कितना आता है? 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर निकल के आता है। कितना? 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर निकल के आता है। 14 की बात करेंगे। 15 की बात करो फटाफट से। एक्सपांशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड। सो बिल्कुल कोडल प्रोविजन है, आरसीसी का कोडल प्रोविजन है भैया, सबको रटा होगा। रटा है या नहीं? देखेंगे तो अगर देखेंगे एक्सपांशन जॉइंट, एक्सपांशन जॉइंट किसको हैंडल करते हैं? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों को हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सपांशन जॉइंट कब प्रोवाइड करते हैं? अगर लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर किससे ज्यादा होती है? 45 मीटर से ज्यादा निकल करके आता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एक्सपांशन जॉइंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो 15 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। 16 नंबर, ए सर एक और इजी का क्वेश्चन भैया, आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा है। किसकी? आइडियल, आदर्श। आदर्श अगर हम बात करते हैं फ्लूइड को क्या बोलेंगे? द्रव। ठीक है, तो आदर्श द्रव की बात करेंगे, कितना निकल करके आएगा? फटाफट से बताओ आंसर। अगर हम बात करेंगे सो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो कैसा होता है? इनकंप्रेसिबल होता है। तो कंप्रेसिबल तो नेचर नहीं हो सकता, इनकंप्रेसिबल कैसा होता है? इनविस्कस होता है। और हम अज्यूम करते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा इस फ्लूइड के लिए? सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा वो 0 निकल करके आएगा। सरफेस टेंशन फोर्स कितना निकल करके आएगा? सरफेस टेंशन फोर्स निकल करके आएगा वो 0 यानी 0 निकल करके आ रहा होता है। तो 16 की बात करेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा सही विकल्प निकल करके आएगा। चलो 17 का आंसर दे दो फटाफट से। 17 का आंसर दो फटाफट से। अगर हम बात करें इफ सिग्मा एंड ई फॉर अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 2 इंटू 10 की पावर 5, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन, कई लोग गलत करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं, बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से। बाकी बढ़िया हो ना? खुश हो ना? आज तो होली है, खुश तो हो गई तुम लोग। चलो, अगर सिग्मा और ई की बात करेंगे फॉर अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 2 इंटू 10 की पावर 5 mm क्यू एंड 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर, तो ये दिया गया है हमें वॉल्यूम, ये दिया गया है क्या? सिग्मा, और ये दिया गया है क्या? ई की वैल्यू। सो रेजिलियंस ऑफ द बॉडी, अगर रेजिलियंस निकालते हैं सो रेजिलियंस जो निकल करके आएगा वो कितना होगा? हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम आता है। आता है या नहीं? सो यहाँ एप्सिलॉन नहीं दिया, मतलब हमारा क्या नहीं दिया? स्ट्रेन नहीं दिया। तो सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन ई इंटू वॉल्यूम, सो इट विल बी इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई इंटू वॉल्यूम निकल करके आएगा। बस वैल्यू पुटअप करना है। अब हम बात करेंगे हाफ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू कितना है भैया? 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन कितना? ई की वैल्यू कितना है भैया? 1 इंटू 10 की पावर 5 दे दिया गया है, 1 इंटू 10 की पावर 5 दे दिया गया है। और यहां पर कितना दिया गया है? 2 इंटू 10 की पावर 5 दे दिया है। कितना? 2 इंटू 10 की पावर 5। अगर 2 इंटू 10 की पावर 5 दे दिया तो ये बचा 100, तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन इंटू एमएम आएगा। अब ध्यान देना, यहां पर बात एक और है क्या, कई बार यहां पर न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकता था। क्या बोल सकता था? न्यूटन इंटू मीटर, फिर एमएम को किस में कन्वर्ट करना पड़ता? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता।
सो ऐसे क्वेश्चन के केस में हमें एक बार यूनिट भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां या छोटे छोटे मिस्टेक्स जो हम करते हैं वो यूनिट कन्वर्जन में भी कर रहे होते हैं, यूनिट कन्वर्जन में भी कर रहे होते हैं। इसलिए यूनिट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, यूनिट के बारे में भी क्लियरली हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो 17 नंबर का आंसर हमारा ये निकल के आएगा। चलो 18 नंबर का आंसर दो फटाफट से। द फॉर्मूला विच कैलकुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क एक्यूरेटली इज। अरे यार, किरचॉफ तो तुम लोगों ने किसमें पढ़ा था? देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, वो दिख रहा है तुम्हें करंट? नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में किरचॉफ फॉर्मूला पढ़ते हैं, हटाओ इसको। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो फोरेट वेट, अगर हम फोर्ड वेट की बात करेंगे तो उस केस में जॉनसन फॉर्मूला। अब बचता है ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्मोइडल। अगर प्रिज्मोइडल की बात करें तो प्रिज्मोइडल कितना होता है, हमें क्या निकालना भैया, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, d/3। हम बात करेंगे यहां पर कितना, A1 प्लस AN प्लस 4 टाइम्स ऑफ, हम बात करेंगे कितने, इवन ऑर्डिनेट, मतलब A2 प्लस A4 एंड सो ऑन, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना होगा, A3 प्लस A5 निकल करके आता है एंड सो ऑन। तो ये हमारा होता है ट्रापेजॉइडल। लेकिन यहां पर n कितना होना चाहिए, n ऑड होना चाहिए, सॉरी n क्या होना चाहिए, n ऑड वैल्यू होना चाहिए। अगर ट्रापेजॉइडल की बात करें तो v इज इक्वल टू कितना होगा, d/2। हम बात करेंगे A1 प्लस AN, अगर हम बात किया प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना, A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड अप टू सो ऑन AN-1 तक जाएगा। अगर देखा जाए तो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रिज्मोइडल। तो ज्यादा बेहतर कौन सा देता है, प्रिज्मोइडल देता है, और इसी कारण से प्रिज्मोइडल करेक्शन अप्लाई किया जाता है, जो कि हमेशा किस नेचर का होता है, जो कि हमेशा होता है निगेटिव कहा जाता है, हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही विकल्प निकल करके आया। अबे क्या हो गया तुमको भाई, काहे परेशान कर रहे हो उन लोगों को? ठीक है, तो 18 की बात करेंगे हम, देखो फिर चुप चुप, चलो। हाँ नहीं तो पूछेंगे इससे, क्या हो गया इसको, रहने दो यार, छोड़ देते हैं, आज इसकी भी होली है यार, ये भी परेशान होगा इधर बैठा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, 18 की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर ये निकल कर आएगा। तो 18 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 19 का आंसर दो फटाफट से, 19 का आंसर दो फटाफट से, जल्दी 19 का आंसर दो फटाफट से, चलो बताओ फटाफट से आंसर। द वेरियस कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट दैट इज सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इज इन द रेशियो ऑफ 1:3:6। द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या होगा? अगर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पूछ लिया है, सुनो लल्ला और लल्ली सुनो, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पूछ लिया है तो 1:3:6 किसके लिए होता है, M10 के लिए होता है। M5 के लिए कितना होता है, 1:5:10। M7.5 के लिए कितना होता है, 1:4:8। और अगर हम बात करते हैं M10 के लिए दिया है 1:3:6, M15 के लिए कितना होगा, 1:2:4, M20 के लिए कितना होगा, 1:1.5:3। और अगर हम बात करते हैं M25 के लिए तो 1:1:2 निकल करके आएगा। कितना, 1:1:2 निकल करके आ जाएगा। सो 19 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होगा। ये सारी की सारी टेबल यहां पर दे दी है। ठीक है, सो हमने बात की 19 का आंसर। चलो 20 का आंसर दो। और कई बार ऐसा देखता है कि इनमें से कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान रखना, पहला जो होगा वो सीमेंट का होगा, दूसरा होगा हमारा किसका होगा, सैंड का होगा, और तीसरा जो निकल के आता है कोर्स एग्रीगेट। हमेशा कोर्स एग्रीगेट क्या होंगे, फाइन एग्रीगेट के डबल होते हैं। अगर यहां पर ऐसा कुछ वैल्यू नहीं मिलता है सो वो हम बात करेंगे यहां पर प्रपोर्शन पॉसिबल नहीं है, प्रपोर्शन पॉसिबल नहीं है उस केस में। ठीक है, चलो अगर, हाँ लेकिन अगर हम बात करें बल्किंग ऑफ सैंड होता है तब प्रपोर्शन चेंज भी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो मेंशन करेगा कि बल्किंग ऑफ सैंड हुआ है तो उस केस में किस तरीके से लेंगे। सो बल्किंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन लिए जाते हैं, वॉल्यूम वाइज क्या किए जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन लिए जा रहे होते हैं। चलिएगा बताइएगा, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री इज टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ। देखो फोटोग्रामेट्री क्या होता है, फोटोग्राफ की मदद से हम सर्वे वर्क कंप्लीट करते हैं, फोटोग्राफ की मदद से क्या करते हैं, सर्वे वर्क हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। और अगर फोटोग्राफ की मदद से सर्वे वर्क करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, एक टेरेस्ट्रियल एक एरियल। टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, जो हमारा कैमरा होगा ग्राउंड पर माउंटेड होगा, और एरियल में क्या होगा, कैमरा हमारा एयर में माउंटेड होता है। कैमरा कहाँ, एयर में माउंटेड होता है। सो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री की बात करते हैं, क्या होगा। सो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, द टेरेन ऑफ द अर्थ फ्रॉम मूविंग एयरक्राफ्ट। अगर मूविंग एयरक्राफ्ट से लिया मतलब कैमरा हमारा एयर में माउंटेड हो गया है। द टेरेन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्टैटिक एयरक्राफ्ट,
फिर एयरक्राफ्ट मतलब जमीन के तो ऊपर ही है, नहीं होगा। द टेरेन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द कैमरा इज इन ग्राउंड, कैमराज कहां पर है, ग्राउंड पर है, बिल्कुल सही हो सकता है। सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द मूविंग एयरक्राफ्ट, फिर मूविंग एयरक्राफ्ट की बात कर दी तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो किस सर्वे के प्रिंसिपल की तरह सिमिलर होता है? इसमें टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में जो प्रिंसिपल यूज होता है, कई लोगों के लिए नया चीज मिल रही होगी आज, तो हम बात करें टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो किसकी तरह होता है? वो प्लेन टेबल के प्रिंसिपल के सिमिलर होता है, जिसमें हम पैरेललिज्म की बात करते हैं, या प्लेन टेबल के इंटरसेक्शन मेथड की तरह होता है। एक ही पॉइंट को दो जगह से फोटोग्राफ किया जाएगा और उसके बेसिस पर इमेज जनरेट की जाती है, और जो इमेज जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो इमेज। तो ये जो दोनों फोटोग्राफ हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं स्टीरियो पेयर्स, और उसी की मदद से हम थर्ड डायमेंशन जनरेट कर पाते हैं। क्या होता है? थर्ड डायमेंशन जनरेट कर पाते हैं। सो 20 नंबर का जो बेसिक आंसर निकल करके आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो 20 नंबर का आंसर निकल करके आएगा। चलो बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ भैया, 21 की आंसर बताओ फटाफट से, आगे बढ़ो, 21 का आंसर दो फटाफट से। Two beams of equal cross sections are just subjected to equal bending moment. किस पर है? Equal bending moment पर है। If one beam has a square cross section and the other has a circular cross section, then हम बात करते हैं cross sections are same. So circular का अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कुलर निकाला गया, so वो कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर निकल करके आएगा। दूसरा कौन सा है हमारा? हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला गया, वो कितना आ जाएगा? लेट से वो ए स्क्वायर निकल करके आ गया, और दोनों क्रॉस सेक्शन सेम है। अगर दोनों क्रॉस सेक्शन सेम है तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर। सो डी और ए का रिलेशनशिप यहां से स्टेबलाइज हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या होगा? पाई रूट पाई बाई 2 हम बात करते हैं इंटू डी निकल करके आएगा। सो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है दो बीम है, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया के हैं, सब्जेक्टेड कहां है? इक्वल बेंडिंग मूवमेंट पर सब्जेक्टेड है। क्या बोल रहा है? वन बीम का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, अदर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अदर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। सो वन का स्क्वायर, सो हम बात करते हैं यहां पर, बताओ कौन सा बीम ज्यादा स्ट्रेंथन होगा? अब देखो स्ट्रॉन्गर की बात कर रहा है, तो जब भी स्ट्रेंथ निकालना होगी हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले बताओ मुझे, क्या करते हैं? सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस मतलब z, और z की बात करेंगे सो स्क्वायर के लिए जो निकल करके आएगा, स्क्वायर के लिए z हो जाएगा, स्क्वायर के लिए z हो जाएगा कितना? अगर हम बात करें वीडी क्यू, हम सॉरी बी डी स्क्वायर बाई 6 निकल करके आएगा, मतलब ए क्यू बाई 6 निकल करके आएगा सिंपली। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। और हमने बात किया z ऑफ कितना? सर्कुलर का, तो z ऑफ सर्कुलर देखा तो कितना होगा? हम बात करें पाई बाई 32, अगर हम बात करते हैं, सॉरी पाई बाई अगर हम बात करें 32 हम बात करते हैं, और डी हम बात करें क्यू निकल करके आएगा, डी क्यू निकल करके आएगा। ठीक है, सो हम बात करेंगे यहां पर कितना आएगा? डी क्यू। अब हमें इन दोनों में चेक करना होगा। अगेन ये इक्वेशन हमारी यहां से निकल करके आ गई है, डी क्यू निकल करके आएगा कि वैसे कितना होता है? पाई बाई 64, डी 4 होता है आई, और वाई की वैल्यू लगाएंगे डी बाई 2, तो वहां से पाई बाई 32 डी क्यू निकल करके आएगा। यहां से इक्वेशन नंबर 3। अब ए या डी के फॉर्म में पूरी इक्वेशंस बना लो, उससे हमें पता चल जाएगा जिसके लिए z की वैल्यू ज्यादा होगी वो सेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकल करके आएगा, वो सेक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा स्ट्रॉन्गर। और जब मैं यहां चेक करूंगा सो स्क्वायर सेक्शंस क्या होगा? जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकल के आएगा, तो स्क्वायर सेक्शन ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके चेक करना एक बार, ठीक है, तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए है तो उसको चेक जरूर किया करो, क्रॉस चेक जरूर किया करो, जो बोला है सर ने उसको क्रॉस चेक जरूर किया करो। और इसी तरीके से एनालिसिस कर करके सीखते हैं हम, ठीक है। जो आपके टीचर होते हैं वो कैसे सीखते हैं? हाँ, वो तुम्हारी तरह सोचना स्टार्ट करेंगे, अरे ये वाला भी ऐसा पॉइंट सोचे तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट अगर ऐसा सोच लिया तो क्या होगा, ऐसा सोच लिया तो क्या होगा। इससे क्लैरिटी बढ़ती है टॉपिक की, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो तुम लोग भी कई बार कई ऑप्शंस देखे, अरे ये वाला क्यों नहीं हुआ। हम अभी तक क्या करते थे कि जो सही ऑप्शन है वो उस पर बात करते थे, लेकिन अब ये भी सोचना है गलत क्यों हो रहा है दूसरा वाला, उसका रीजन पता करो। जब ये रीजन पता करना स्टार्ट करोगे अपने आप कॉन्फिडेंस गेन करने लगोगे, मजा आने लगता है यार पढ़ाई में, ठीक है। और अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके देख लो, अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके देख लो। इसी में क्वेश्चन बना देंगे कि डाया है हाफ ऑफ द दिस वन है, डाया है और इसका साइड, जो इसका साइड है वो डाया का हाफ है, नया क्वेश्चन बन गया। डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, और नए क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, है ना। यही तो तरीका था, अपने आप कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, है ना। चलिएगा, तो 21 नंबर का आंसर हमारा ये निकल करके आएगा। 22 नंबर का आंसर,
22 नंबर, डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ की बात करते हैं, किससे बना होता है? सो डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ। अगर डायरेक्ट रन ऑफ की बात करते हैं तो डायरेक्ट रन ऑफ किसका होता है? सो डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ क्या? सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड चैनल प्रेसिपिटेशन से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा? सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड चैनल प्रेसिपिटेशन। अब देखो यहां पर डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें? स्ट्रीम में। सो अगर हमने बात किया यहां पर प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो हम बताते थोड़ा डिले वाला फ्लो होगा, ठीक है। ये पानी यहां गया, तुरंत सरफेस पे गया, यहां पर स्ट्रीम थी, इसके ऊपर पानी आया, ये भी सरफेस स्ट्रीम में चला गया। लेकिन प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो क्या होगा? थोड़ा बहुत ग्राउंड के नीचे से जाएगा और डायरेक्टली जाकर के स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगा। सो वो कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो बोलते हैं। और ये तीनों क्या हुआ? सरफेस के, हम बात करते हैं सरफेस, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, थोड़ी सी नीचे जाकर के यहां पर जाकर के यहां पर मिल जाएगा। सो ये क्या होंगे? हमारे डायरेक्ट रन ऑफ के फॉर्म निकल करके आते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? सही हो गया। जबकि इनफिल्ट्रेशन की बात करेंगे, सो इनफिल्ट्रेटेड जो वाटर होगा, जो वाटर इनफिल्ट्रेट होगा, वो फाइनली जाकर के किससे मिलता है? ग्राउंड वाटर टेबल से। क्या इसने स्ट्रीम को ज्वाइन किया? नहीं किया। स्ट्रीम को ज्वाइन किया? स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसलिए इनफिल्ट्रेशन यहां पर नहीं होगा। इवेपोर ट्रांसपिरेशन, ये तो हम बात करते हैं इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, कंबाइंडली क्या बोलते हैं? इवेपोर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये तो हमारा नहीं होगा आंसर, ठीक है। ओवरलैंड फ्लो ओनली नहीं होगा, रेनफॉल एंड इवेपोरेशन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है जो यहां पर सही विकल्प निकल करके आ रहा है। क्या हो रहा है? सही विकल्प निकल करके आ रहा है। तो 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। 23 का आंसर दो फटाफट से। There will be no tension in the dam if the resultant pass through the there will be no tension in the dam if the resultant pass through the resultant pass होता है कहां से? अगर रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट कहां से होना चाहिए? मिडिल थर्ड स्ट्रिप से पास होना चाहिए। कहां से? मिडिल थर्ड। अगर मिडिल थर्ड स्ट्रिप से पास होगा तो उस केस में हमारा कोई भी क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा रे बाबा? अगर हम बात करेंगे कोई भी स्ट्रेसेस नहीं होगा। कौन सा? हम मिडिल टू थर्ड नहीं, मिडिल थर्ड, सॉरी सॉरी, ये ऑप्शन गलत लगा दिया मैंने। हाँ, सेकंड ऑप्शन होगा, भैया सही बोल रहे हो आप लोग, सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन क्या होता है? मिडिल टू थर्ड नहीं होगा, मिडिल थर्ड स्ट्रिप से पास होना चाहिए। किससे? मिडिल थर्ड स्ट्रिप से क्या होना चाहिए? पास होकर के आना चाहिए। और इस केस में इसेंट्रिसिटी जो होती है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? V/6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर रिजर्वायर फुल है तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कहां होगा? टो पॉइंट पर। अगर रिजर्वायर एम्प्टी है तो कहां पर होगा? हील पॉइंट पर निकल करके आएगा। अच्छा, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम जो माना जाएगा उसका शेप क्या माना जाता है? एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम का शेप क्या माना जाता है? सो एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम का शेप जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? वो हमारा ट्राइंगुलर माना जाता है, जिसपे 3 फोर्स काम करते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे से लगता है अपलिफ्ट फोर्स, और ऊपर से क्या आ रहा है? यहां पर वेट ऑफ द डैम काम कर रहा होता है। कौन सा? वेट ऑफ द डैम हमारा काम कर रहा होता है। सो वेट ऑफ द डैम वहां पर काम करेगा। सो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलो 24 नंबर का आंसर दो फटाफट से। While estimating a reinforced concrete structure, the omitted cover of concrete is assumed. The omitted cover of concrete is assumed. The omitted cover of concrete is assumed. अगर हम omitted cover of concrete की बात करते हैं तो क्या निकल करके आएगा? सो यहां पर देखा जाए, at the end of reinforcing bar not less than 25 mm और twice the diameter of bar, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सही हो गया। अब अगले ऑप्शंस भी तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर सरकारी ऑप्शंस का ऑप्शन दे रखा है, मतलब ऑल द ऑप्शंस का आर करेक्ट दे रखा है, इसलिए बाकी ऑप्शंस भी हमें क्या करने पड़ेंगे? पढ़ने पड़ेंगे एक बार, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या निकल करके आएगा, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं, इन थिन स्लैब 12 mm मिनिमम और डायामीटर ऑफ द बार विच एवर इज मोर, तो ये भी क्या हो गया है? सही कोडल प्रोविजन हो गया है। नेक्स्ट, फॉर रेनफोर्सिंग लॉन्गिट्यूडनल बार इन द बीम 25 mm मिनिमम और डायामीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार विच एवर इज मोर, तो ये भी क्या हो गया? सही। जब तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन निकल करके आएगा, ठीक है। चलो तो हम आते हैं 25 नंबर जो है इसको हम होमवर्क में रखते हैं और कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करिएगा। सभी लोग इसको कहां? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे। एंड वंस अगेन आई विश यू वेरी हैप्पी होली गाइस, ठीक है। आज होली का फेस्टिवल है, थोड़ा सा
करते हैं जल्दी ही। सो हम बात करते हैं इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में, और अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाओगे, जब सारे आंसर एक साथ दे दूंगा, ठीक है, सही आंसर क्या होंगे वो भी आपको बता दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे सबसे पहले, तो यहां पर क्या आना, यहां पर आपको मिलेगा वैभव सर का टेलीग्राम चैनल। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डेली के डेली यहाँ पर क्विज होता है, सारी चीजें होती हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा, पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। सो सबसे पहले तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, और हर सैटरडे को रात को 11 बजे सर आते हैं लाइव आपके साथ मिलने के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें, सुबह मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे क्लास होती है, सैटरडे संडे को सुबह 11 बजे, बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, अगर एईजेई का सब्सक्रिप्शन इनरोल करना है तो यहां से जाकर के आप एईजेई का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, और जब एईजेई का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन इनरोल करते हैं यहाँ पर, सो वैभव कोड के साथ इसको इनरोल कर लेना है। तो इसमें एसएससी बैच, ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, इन सारे बैचेस के साथ नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी का जीके हो गया, या हम बात करते हैं व्यापम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, डेली करंट अफेयर्स। और यहाँ पर इनरोल करने के लिए यहाँ पर कोड अप्लाई करना है, और कोड क्या होगा, कोड जो निकल करके आता है वो होता है वैभव, ठीक है। सो ये ऑलराउंडर कोड है, और अगर ऑलराउंडर कोड को आप इनरोल करते हैं तो आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलराउंडर इसलिए भैया क्योंकि एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, अगर हम बात करते हैं यूपीएससी हो या एईजेई हो, किसी भी सुपर कोचिंग कोर्स को इनरोल करना चाहें तो ये कोड आपका मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा होता है। सो वैभव कोड के साथ आपको इनरोल करना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।